हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 9 और अध्याय का नाम है जैव अणु। फ्रेंड्स, यह सभी हिंदी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस क्लास में आप जिस भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, अगर आप 11th में हैं तो ये सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं पूरा एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन कवर करता हूँ। और मैं इस चैप्टर का 6 पार्ट पहले ही बना चुका हूँ। यह 7वां पार्ट है। तो आपने अगर ये सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे चाहे फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना। ठीक है, चलिए जानते हैं। हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया है उसके अनुसार जीव, चाहे वह साधारण जीवाणु कोशिका हो, प्रोटोजोआ हो, पौधा या प्राणी हो, ये सभी हजारों कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बने होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उत्तक को कूट करके, तो उसमें देखा था कि अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक उसमें रहते हैं और कुछ अकार्बनिक यौगिक भी रहते हैं, चाहे वो साधारण जीव हो, विकसित जीव हो, पादप हो या प्रोटोजोआ हो, जीवाणु हो, कुछ भी हो, उसमें तो कार्बनिक यौगिक होते ही हैं। ये यौगिक या जैव अणु एक निश्चित सांद्रता मिलते हैं। ठीक है, इनकी एक निश्चित सांद्रता होती है कि किस सांद्रता में कौन से कार्बनिक यौगिक मिलेंगे। इन्हें मोल्स प्रति कोशिका या मोल्स प्रति लीटर आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यौगिकों को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो उनको व्यक्त करते हैं मोल्स प्रति कोशिका या फिर मोल्स प्रति लीटर रूप में। इसके अलावा भी अन्य तकनीक भी है उसको व्यक्त करने के लिए। अध्ययनों में से जो प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जैव अणुओं में हेर फेर होता रहता है। यानी जो जैव अणु है ना, उसमें लगातार हेर फेर होता रहेगा, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। इससे तात्पर्य यह है कि ये लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, एक कोई जैव अणु है, वो क्या होता है, लगातार बदलते रहता है और उस जैव अणु से फिर नया जैव अणु हमेशा बनते रहता है और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। ठीक है, मतलब नया बनेगा या फिर नए मतलब और अणुओं से मिल करके फिर दूसरा जैव अणु बनेगा। यानी हमेशा जैव अणुओं में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता है। यह निर्माण, देखिए निर्माण का मतलब क्या हुआ कि दो कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण हो गया। दो कोशिका है और उससे एक नई कोशिका बन गई, या फिर कोई एक कोशिका है, इसमें विभाजन से दूसरी बन गई, या फिर कोई एक जैव अणु है उससे दो क्या हो गया, एक कोई जैव अणु है उससे दो जैव अणु बन गए, या फिर दो जैव अणु है उनसे कोई एक नया जैव अणु बन गया। तो ये क्या है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो अगर एक जैव अणु से दो जैव अणु बन गया या तीन बन गए तो उसे हम लोग विखंडन कहेंगे, और नया बनेगा तो उसे निर्माण कहेंगे। तो यानी निर्माण भी होता है और विखंडन भी होता है। निर्माण मतलब नया बनना और विखंडन मतलब एक ही से टूट करके अलग अलग जैव अणुओं का बनना। सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। तो जितनी सारी अभिक्रियाएं होती हैं, देखिए हमारा शरीर है ना, हमारा ही नहीं किसी भी जीवधारी का शरीर है, उसमें एक साथ हजारों लाखों अभिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं और उन सभी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। सभी उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का रूपांतरण होता रहता है। यानी एक जैव अणु है वो दूसरे जैव अणु में बदलेगा, दूसरा तीसरे में बदलेगा, ऐसे ही तीसरा पहले में बदलेगा। यानी जो भी जैव अणु है उनमें लगातार परिवर्तन होते रहता है, ये याद रखिएगा। और जब तक जीव जिंदा है तब तक ये परिवर्तन होता ही रहेगा, यानी रूपांतरण होता ही रहेगा, नए नए जैव अणु बनते ही रहेंगे। जिस दिन ये बनना बंद हो गया, यानी समझिए उसी टाइम उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। कुछ उपापचयी रूपांतरण के उदाहरण निम्न हैं, जैसे एमिनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद एमिनो अम्ल का एमीन में बदलना।
जैसे एमिनो अम्ल से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड क्षार से एमिनो समूह का अलग होना, ऐसे ही डाइसैकेराइड से ग्लाइकोसाइडिक बंध का अपघटन होना, यानी ये लगातार परिवर्तन होते रहता है। ऐसे ही मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड बनना, पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बनना, तो ये लगातार एक तरह से दूसरे तरह में बदलते रहता है। इस प्रकार 10 से हजारों उदाहरणों की सूची बना सकते हैं, यानी आप इसके हजारों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो शरीरों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अधिकांशतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अकेले नहीं होती, बल्कि सदैव अन्य दूसरी अभिक्रियाओं से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखिए, जो शरीर में अभिक्रियाएं होती हैं वो कभी अकेले नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि खाली, जैसे एक एग्जाम्पल लें तो हम मान लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड है तो टूट करके मोनोसेकेराइड बना रहा है, ऐसा अकेले नहीं होगा। ये एक साथ कई अभिक्रियाएं होंगी, जैसे कहीं पे मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बन रहा होगा, कहीं पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बन रहा होगा, कहीं एमिनो अम्ल से एमीन बन रहा होगा। तो इस तरह से देखिएगा लगातार एक साथ हजारों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। उपापचयजों का एक दूसरे में परिवर्तन आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखला में होता है, यानी एक साथ श्रृंखला में होता है, जिन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। ये उपापचयी पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था जैसी होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये कहीं पे शहर में, जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है, यहाँ पे मेरा ये सड़क है, तो एक इधर से इधर जा रहा है, दूसरी सड़क देखिएगा इधर से इधर जा रही है, कोई इधर से इधर जा रही है, और यहाँ पे तिरमुहानी चरमुहानी पचमुहानी होता है। तो कई तरह से कुछ गाड़ियाँ इधर से जाती है, कुछ गाड़ियाँ इधर से जाती है, कुछ गाड़ियाँ इधर से जाती हैं, और कई बार उनमें टक्कर भी हो जाता है। लेकिन जो हमारे शरीर में उपापचयी पथ है उसमें लगातार अनेक सारी अभिक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन उनमें कभी टक्कर नहीं होता है। समझे? ये पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार होता है, यानी सड़क जैसा होता है। सड़क भी क्या होता है, या तो रेखीय होते हैं यानी सीधे, या फिर वृत्ताकार होते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी होता है। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात के संगम जैसे दिखाई पड़ते हैं। उपापचयज यातायात के कारण कार मोटर सदस्य एक निश्चित वेग व दिशा में उपापचयी पथ से होकर गमन करते हैं। यह उपापचयज बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाता है। तो क्या होता है, जितने सारे उपापचयज हैं, जितनी अभिक्रियाएं होती है वो एक निश्चित वेग से और एक निश्चित दिशा में होती है। ये नहीं कि किसी से किसी दिशा में हो गई, ऐसे में तो उनमें टक्कर ही हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं और कुछ का कुछ बन जाता। लेकिन जो भी जैव अणु बनते हैं वो एक निश्चित दिशा में और निश्चित वेग से बनते हैं, और यही शरीर की गतिक अवस्था कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपस में जुड़ा हुआ उपापचयी यातायात अत्यंत निर्बाध गति से बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था बनाए रखने के लिए होता रहता है। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इतना मतलब जटिल यह प्रक्रिया है और इतना तेजी से होता है, इसके बाद भी बिना दुर्घटना के, इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, और लगातार सभी अभिक्रियाएं होती रहती है, अपने अपने पथ पे चलती रहती हैं। जबकि आप सड़क पे देखिए कुछ ही वाहन होते हैं, उसमें भी टक्कर हो जाती है, लेकिन शरीर हमारा कितना यूनिक है कि जिसमें कोई भी टक्कर नहीं होता है। इन उपापचयी अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्येक रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरक अभिक्रियाएं हैं। मतलब जितनी सारी इसमें अभिक्रियाएं हैं वो सभी क्या है, उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं, यानी एंजाइमों द्वारा वो कराई जाती हैं। अगर एंजाइम नहीं हो तो ये सारी अभिक्रियाएं नहीं होंगी। जीव तंत्र में कोई भी उपापचयी रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जीव के तंत्र में, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई भी रूपांतरण हो, यानी किस रूपांतरण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम रूपांतरण की बात करें तो किस रूपांतरण की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं उपापचयी रूपांतरण का। तो कोई भी उपापचयी रूपांतरण हो बिना उत्प्रेरक का संपन्न नहीं होता है। और उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है, उत्प्रेरक को हम लोग कहते हैं एंजाइम। तो ये समझ के चलिएगा ये एंजाइम है, और एंजाइम के मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे क्योंकि ये तो आपको बहुत पहले से मिल रहा होगा। लेकिन जीव तंत्र में एक उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है
अब जीव तंत्र में यही उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, मतलब जितनी सारी अभिक्रियाएं होती है ऐसे भी जीव तंत्र में वो सभी क्या है, उत्प्रेरित अभिक्रियाएं ही हैं। उत्प्रेरक जो किसी उपापचयी रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं वे भी प्रोटीन होते हैं। अब देखिए जितने सारे उत्प्रेरक हैं, फिर मैंने आपको बताया उत्प्रेरक का मतलब क्या है, एंजाइम। उत्प्रेरक का मतलब क्या है, एंजाइम। तो जितने सारे एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, मतलब अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, और वो क्या होते हैं, तो जितने सारे एंजाइम हैं वे भी प्रोटीन ही होते हैं। ये प्रोटीन जिसमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। मैंने बताया ही कि वही प्रोटीन जिसमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उसे एंजाइम कहते हैं, यानी एंजाइम का मतलब ही है उत्प्रेरक। जिसमें उत्प्रेरक उसी को तो एंजाइम कहेंगे ना, क्योंकि प्रोटीन तो ये सारा कुछ है। प्रोटीन क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शिकायत है वो भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर के बाद। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।